हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, मैं आपके लिए हिस्ट्री के थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ, जो कि हमारे मास्टर कैडर, पंजाब टेट, सी टेट एंड SSC या UPSC जैसे और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होते हैं। उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, जो हमारा रहेगा मोहम्मद गौरी से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे ये होएगा आपको डे टू डे नोटिफिकेशन ईजिली मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या रहेगी आज की हमारी वीडियो किससे रिलेटेड? मोहम्मद गौरी से रिलेटेड, जिसका टाइम पीरियड क्या है 1173 टू 1206, यानी कि 1173 से लेकर 1206 तक की इसका टाइम पीरियड है। ये किस वंश से रिलेटेड था? ये संशवानी वंश से रिलेटेड था। ओके, 1173 में गजनी की गद्दी पर शहाबुद्दीन मोहम्मद बैठा। ये याद रखना, इसकी टाइम पीरियड कितनी है गद्दी पर बैठने की? 1173। उसे मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम्बी, अब इसका नेम जो शहाबुद्दीन यानी कि मोहम्मद गौरी का नेम ही है शहाबुद्दीन मोहम्मद, इसको मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम्बी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही पर्सन है मोहम्मद गौरी, इसके 2-3 नाम, एक शहाबुद्दीन मोहम्मद और एक मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, यानी कि मेन इसका नेम जो था वो क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या था? मेन इसका उद्देश्य था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। ओके, अब आगे क्या रहता है? गोमल दरे की राह से आगे बढ़कर मोइजुद्दीन मोहम्मद ने मुल्तान और उच्च पर कब्जा कर लिया था। यानी कि गोमल दरे से होते हुए मोइजुद्दीन मोहम्मद यानी कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान और उच्च पर कब्जा कर लिया था। ये कब की बात है? ये 1175 की बात है, 1175 की बात है। और ये वाला अटैक इसका पहला आक्रमण था। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है? 1178 में उसने राजपूताना के रेगिस्तान से होकर गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास भी किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी क्या करता है? 1178 में उसने राजपूताना के जो रेगिस्तान से होकर गुजरात में एंटर करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? उसकी हार हुई और हारने के बाद वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है? 1190 तक मोइजुद्दीन पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत चुका था तथा अब वह दिल्ली और गंगा के दुआब की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। यानी कि मोहम्मद गौरी ने पहले ये 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करके उसको जीत लिया, लेकिन 1178 में उसने रेगिस्तान गुजरात पर अटैक किया तो उसमें वो हार गया। इसके बाद वो 1190 तक यानी कि 1190 तक उसने पेशावर, लाहौर और सियालकोट इन तीनों को जीत लिया था। इसके बाद वो दिल्ली और गंगा के दुआब की ओर बढ़ने की यानी कि उनको जीतने की तैयारी में था। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें क्या चीज़ है? ये है त्राइन युद्ध, त्राइन का युद्ध। ये आपको क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि पहला त्राइन युद्ध कब हुआ, दूसरा त्राइन युद्ध, पहला त्राइन युद्ध कब हुआ है? पहला त्राइन युद्ध था 1191 यानी कि 1191 ईस्वी में। ठीक है, इस पहले युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज जीत जाता है, लेकिन मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी है कि पहले त्राइन युद्ध में किसकी जीत हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। अब 1191 में तराइन में हुई इस लड़ाई में गौर की सेना पूरी तरह तबाह हो गई और गौरी की जान एक युवा खलजी सवार ने बचाई थी। यानी कि इस युद्ध में जब गौरी की हार हुई तो उसकी सेना जितनी भी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई और उसकी जो गौरी की जान किसने बचाई? एक खलजी सवार ने बचाई थी। नेक्स्ट क्या है? दूसरा त्राइन युद्ध। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा त्राइन युद्ध कब हुआ है?
1192 में होता है दूसरा तराइन युद्ध। इसमें क्या होता है, गोरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। यानी कि पहले तराइन युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, गोरी की हार होती है। दूसरे तराइन युद्ध में क्या हो जाता है, अब गोरी की जीत हो जाती है, मोहम्मद गोरी की, और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है। तराइन की दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक मोड़ माना गया है। इसमें गौरी ने सावधानी से तैयारी की थी। वह 1,20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा, जिसमें पूरी तरह फौलादी जिरब अख्तर से लैस एक भारी घुड़सवार सेना थी और 10,000 घुड़सवार तीर अंदाज थे। अब देखो स्टूडेंट्स, जो कि पहले तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है, लेकिन जब दूसरी बार वो अटैक करता है तराइन पर, तो उसमें वो पूरी तैयारी के साथ आता है। ठीक है। जिसमें क्या चीज़ की, जो उसके काफ़ी ज़्यादा, जैसे 1,20,000 1,20,000 1,20,000 उसके सैनिक होते हैं, और इसके अलावा एक बड़ी घुड़सवार सेना भी थी उसके पास, और 10,000 घुड़सवार तीर अंदाज भी थे। ठीक है। इसके अलावा दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना कैसी थी, पृथ्वीराज ने 3 लाख की फौज उतारी, जिसमें घुड़सवारों की एक बड़ी संख्या थी और उसके पास 300 हाथी थे। सम टाइम एग्जाम्स में इनकी आर्मी के, जो इनकी युद्ध के टाइम पे आर्मी के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि जैसे पृथ्वीराज चौहान की तराइन के दूसरे युद्ध में कितनी सेना थी, या फिर मोहम्मद गौरी की कितने सैनिक थे। ऐसे क्वेश्चंस भी सम टाइम आ जाते हैं एग्जाम में। अब इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और वह बच निकला, मगर सरस्वती यानी सिरसा नदी के पास वो पकड़ा गया। ठीक है। अब पृथ्वीराज को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने की अनुमति दी गई। जब वह पृथ्वीराज चौहान पकड़ा गया, तो उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उसको मारा नहीं, कुछ टाइम तक उसने अजमेर पर शासन करने की उसको परमिशन दे दी। इसी समय के ये टाइम पीरियड कैसे पता चलता है, क्योंकि इसी टाइम के जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको इसी टाइम के हमारे कुछ सिक्के मिले, जिसमें एक साइड पर पृथ्वीराज देव लिखा हुआ है और दूसरी साइड पर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ। ठीक है। इससे ये देखा जा सकता है कि दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग उसको अजमेर पर शासन करने की अनुमति दे दी गई। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में ही भारत में मुस्लिम सभा की स्थापना है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि पहली बार मुस्लिम सभा की स्थापना कब हुई भारत में, तो वो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ही हुई। ठीक है। अब इसके गोरी ही जो मेन इसका संस्थापक कौन माना जाता है, तो मोहम्मद गोरी को ही माना जाता है। ओके। अगर वीडियो स्टूडेंट्स अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। नेक्स्ट क्या है, चंदावर का युद्ध। 1194 में मोहम्मद गोरी ने किस पर अटैक किया, चंदावर पर। उस टाइम वहाँ का राजा कौन था, जयचंद था। इसमें भी गोरी जीत जाता है और जयचंद की हार हो जाती है। इसी समय में कन्नौज विजय समय सिक्के प्राप्त हुए, यानी कि इसी टाइम पे कन्नौज पर जब अटैक करता है, उस टाइम के एक सिक्के प्राप्त हुए, जिस पर एक साइड पर क्या होता है, देवी लक्ष्मी की आकृति, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, और दूसरी ओर क्या है, अरबी में कलमा लिखा हुआ। ठीक है। ये चीज़ भी क्या बताती है कि जब उसने कन्नौज पर अटैक किया, तो उस टाइम पे भी एक संधि हुई थी वहाँ के राजा के साथ, जिसकी वजह से दोनों ने एक सिक्के जारी किए। ये क्या था, जैसे एक साइड पे देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी साइड क्या, अरबी में एक कलमा लिखी हुई थी। अब गौरी अंतिम बार 1205 में भारत आया। लास्ट टाइम गौरी भारत में कब आया, 1205 में आया, और 1206 में वह वापस जाते हुए उसकी जो हत्या कर दी गई। 15 मार्च 1206 में उसकी हत्या हो जाती है। किसने की, एक कट्टरपंथी मुसलमान ने उसको मार दिया था। ठीक है। ये याद रहे स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम इनमें यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनता है कि लास्ट टाइम गौरी भारत कब आया, 1205 में आया। उसकी डेथ कब हुई, उसकी हत्या कब हुई, 15 मार्च 1206 में हुई। किसने की, एक कट्टरपंथी मुसलमान ने की। इसका ज़्यादा क्लियरली नहीं पता चल पाया कि उसने क्यों है। ये माना जाता है कि कट्टरपंथी जो इस मुसलमान ने गौरी को इसलिए मारा क्योंकि क्या था ये, कि जब भी इसने अटैक किया तो हिंदू राजाओं की हत्या नहीं की, उनके साथ संधि कर लेता था, संधि कर ली 1-2 बार, तो उसी वजह से, ये नाराजगी की वजह से क्या किया, इसको मार दिया गया। नेक्स्ट, मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम की तुलना अक्सर जो होती है महमूद गजनवी से होती है। मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम यानी कि मोहम्मद गोरी की जो तुलना की जाती है,
वो महमूद गजनवी से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि ज़्यादातर इसके भी अटैक्स आ जाते मोहम्मद गजनवी के जैसे, कि जिसमें इसकी हार ही नहीं हुई थी। वैसे तो मोहम्मद गजनवी की तो बिल्कुल, महमूद गजनवी की तो बिल्कुल कभी वो हारा ही नहीं था, लेकिन ये इसकी एक आध बार हुई, बट उसके जैसे कह लो कि लगातार ये जहाँ पर भी अटैक करता है वहाँ पर जीतता है था। ठीक है। लास्ट क्या रहता है? महमूद और मोहम्मद गरी दोनों ही सुन्नी इस्लाम के समर्थक थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि दोनों किस के समर्थक थे? दोनों सुन्नी इस्लाम के समर्थक थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करवाऊंगी, हम आगे स्टार्ट करेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल का सारा टाइम पीरियड पहले मैं आपको डिफाइन में करवाऊंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि वो आने वाली वीडियोस का उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सीटेट और मास्टर कैडर सारे एग्ज़ाम अब न्यू ईयर में आने वाले, नए साल में स्टार्टिंग में ही ये पोस्टेज निकलने वाली हैं, तो उनके लिए ये थ्योरी नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को। मिलते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।